अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि केमिकल क्लासिफिकेशन के दौरान मैंने कहा कि मैटर को आप केमिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल कंपोजिशन के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें पहला आपको बताया था एलिमेंट क्या चीज होती है, उसके बाद कंपाउंड, उसके बाद मिक्सचर। एलिमेंट खुद क्या चीज है एलिमेंट, पहले इसके बारे में डिस्कस करता हूं। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया, आयरन रोड आपको दे दी। एक लोहे की रोड के अंदर मैंने कहा कि उसका छोटे से छोटा पार्ट ले लीजिए। मान लीजिए ये आपके पास आयरन की रोड है, मैंने छोटा करने को कहा, आपने इसका एक छोटा सा पीस ले लिया। सपोज आपने इसको देखा कि ये भी और छोटा हो सकता है, आपने इसको और छोटा कर दिया। आपने देखा इसमें भी और छोटे छोटे पार्टिकल हो सकते हैं। वो सबसे छोटे से छोटा पार्ट जो एलिमेंट में प्रेजेंट होता है वो चीज होती है एटम। ध्यान से सुनेगा ये बात। देखिए, इसका मतलब यूं कह सकता हूं कि अगर आयरन एक एलिमेंट है, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में आयरन को Fe से लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर इसका 26 है एंड मास नंबर 56। ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा एटम होता है। तो ये कह सकता हूं कि एलिमेंट क्या चीज है, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस। अब प्योरेस्ट क्यों वर्ड यूज किया, देखिए एलिमेंट जिस चीज से बना हुआ है वो क्या है, एटम, और वो भी सारे एक जैसे। जैसे आयरन का अगर एलिमेंट है तो उसमें आयरन के ही एटम है। तो एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा कौन हुआ, सबसे छोटे से छोटा हिस्सा हुआ एटम। अब ये एलिमेंट जो है फर्दर कितने टाइप के हो सकते हैं, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, या मेटलोइड हो सकता है। हम तीनों को डिफरेंस के तौर पे देखते हैं। यहां हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किस प्रॉपर्टी के बेस पे हम उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम यहां इन तीनों को एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसके बेस पे मैं इन तीनों में डिफरेंस करूंगा, दैट इज द मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए जो है ही मेटल, उसमें मोस्ट ऑफ कैरेक्टर मेटेलिक होंगे। यहां मेटेलिक कैरेक्टर में किस चीज को लिया गया, देखिए मान लीजिए कि उसकी वो रिएक्शन जो एक मेटल शो करता है, तो क्या बाकी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन का छोड़ना, मेटल जितने भी होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ के आयनाइज हो सकते हैं। ऐसे ही बात करूं, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं। बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज आगे डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर हमने क्या लिया, दैट इज द मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटल वो होते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर होता है। सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसमें देखने को मिलता है, मेटल के अंदर मिलता है। जबकि नॉन मेटल वो होता है जिसमें सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। इट मींस लोएस्ट डिग्री किसमें देखने को मिलेंगे, नॉन मेटल के अंदर। जबकि मेटलोइड्स क्या चीज है, मेटलोइड एक ऐसी चीज होती है जिसमें इन दोनों के इन बिटवीन कैरेक्टर होता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर इसका मतलब यहां मिलेगा तो सही, लेकिन कितना होगा, कम होगा, बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। आप इन तीनों को इस एक डायग्राम से, वेन डायग्राम से
समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये मैंने पहले क्या ड्रा किया, ये ड्रा किया मेटल, और यहां मैंने क्या ड्रा किया, नॉन मेटल। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं मेटल और नॉन मेटल में किसी टाइप की कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों को मैंने बिल्कुल अलग अलग लिखा है। लेकिन अगर मेटलोइड की बात करूं तो ये क्या चीज हुई, ये वेन डायग्राम किसका हुआ, मेटलोइड्स का। तो ये बात क्लियर है कि कुछ कैरेक्टर इसमें किसके होते हैं, मेटल्स के होते हैं, और कुछ कैरेक्टर किसके होते हैं, नॉन मेटल के होते हैं। तो जिसमें इन बिटवीन, और ऐसा नहीं है कि ये दोनों के ही होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डिफरेंट भी होंगे। तो इसका मतलब मेटल और नॉन मेटल के इन बिटवीन या इंटरमीडिएट कैरेक्टर अगर कोई रखता है तो वो कौन है, वो मेटलोइड होता है। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें कि फिर हम किसके बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों को, फिर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों को इनकी शाइनिंग कैरेक्टर के बेस पे। क्या ये शाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेटल की खास प्रॉपर्टी होती है कि वो शाइन करता है, तो उसका सरफेस जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, ये बात मोस्टली चल रही होती है, ऐसा नहीं हर मेटल की बात करते हैं, मोस्टली ये क्या होंगे, शाइनिंग सरफेस के होंगे। जबकि नॉन मेटल का सरफेस आपको क्या देखने को मिलेगा, डल। जबकि नॉन मेटल कैसे होंगे, डल सरफेस के आपके पास होंगे। जबकि इनकी बात करूं तो इसमें क्या होगा, दोनों ही हो सकता है, मे बी शाइनिंग और डल, दोनों में से कोई भी कैरेक्टर इनमें देखने को आपको मिल सकते हैं। तो सेकंड कैरेक्टर हमने क्या देखा, शाइनिंग नेचर इनका है या नहीं है इसके बेस पे। और थर्ड प्रॉपर्टी जो मेटल की होती है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मैलिएबिलिटी। मेटल की खास बात होती है कि उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स लगा के आप उसको बहुत ही थिन बारीक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन शीट में कन्वर्ट कर देने की प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहा जाता है। अब मैलिएबिलिटी अगर मेटल्स की बात करूं, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, तो मैलिएबिलिटी का जो कैरेक्टर आपको मिलेगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मैलिएबिलिटी इनकी देखने को मिलेगी। इट मींस हाईएस्ट मैलिएबिलिटी इनकी होती है, मेटल की ही होती है। और लोएस्ट मैलिएबिलिटी किसकी होती है, नॉन मेटल की होती है। तो नॉन मेटल मैलिएबल ना होके क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। जैसे ही आप मैकेनिकल फोर्स लगाओगे ये क्या हो जाएंगे, चटक जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसमें मैलिएबिलिटी देखने को आपको नहीं मिलती। जबकि अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं मेटलोइड्स की, तो मेटलोइड की खास बात क्या होती है, जनरली तो ये क्या होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते, सॉरी जनरली तो ये मैलिएबल नहीं होते। लेकिन सम केस में पॉसिबल है, कुछ केस ऐसे देखने को मिलते हैं जहां आप क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ मैलिएबल कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं डक्टिलिटी। देखिए डक्टाइलिटी भी क्या चीज है, अगर हम थिन वायर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी डक्टाइलिटी होती है। तो इसमें हाईएस्ट होती है, इसमें लोएस्ट होती है, इसमें जनरली नहीं होती, जैसे मैंने पहले बात की। तो इसमें ना ही कंसीडर कीजिए कि आमतौर पे इसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। उसके बाद मैं बात करूं कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कंडक्टिविटी। तो मेटल वो होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंडक्टिविटी देखने को मिलती है,
तो सबसे ज्यादा कंडक्टिव कौन माना जाता है? मेटल ही माने जाते हैं। इसको हम रेंज ले लेते हैं कि कहां से कहां तक। तो हम मान लीजिए कि हमने क्या किया, पुअर, इंटरमीडिएट, गुड, ये कुछ आप मान लीजिए रेंज मान लीजिए जिसके बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अब आप किस रेंज में कंसीडर करोगे, तो या हाई। तो मैं कह सकता हूं कि ये नॉर्मली सारे के सारे गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन गुड से ऊपर मैं क्या मान लूं, हाई। लेकिन नॉन मेटल की कंडक्टिविटी की बात करूं तो ये क्या होते हैं, पुअर। और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई है तो पुअर से इंटरमीडिएट, बस। पुअर टू इंटरमीडिएट, मतलब इसमें कंडक्टिविटी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। जबकि मेटलॉइड्स की बात अगर करें तो मेटलॉइड्स इंटरमीडिएट से हमारे पास कहां तक देखने को मिल सकते हैं, गुड तक देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब इसमें बहुत ज्यादा होता है हाईएस्ट, ये क्या होते हैं, लोएस्ट। इसमें कहां देखने को मिलेगी, लो। ये तीन कैटेगरी में आप ले सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कंडक्टिविटी के बिहाफ पे हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एक खास प्रॉपर्टी, मान लीजिए फिजिकल स्टेट। देखिए जितने भी मेटल होते हैं मोस्टली हार्ड होते हैं। अगर हार्ड है तो क्या कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल। कुछ एग्जांपल आपको देखने को भी मिलेगी, जैसे मरकरी है, क्या चीज है, मेटल, लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर नॉन मेटल की बात करूं तो मोस्टली ये गैस है। तो क्या कोई ऐसा नहीं है जो गैसीय स्टेट के अलावा प्रेजेंट है, तो बिल्कुल प्रेजेंट है। ऐसे ही हमारे पास इसमें भी बहुत एक्सेप्शन देखने को मिलती है। मैं कहूं कार्बन, जो कि डायमंड है, हार्ड है, सॉलिड है। ऐसे ही बात करूं ब्रोमीन की, ब्रोमीन एक लिक्विड है, नॉन मेटल है। तो ये क्या चीज है, मोस्ट ऑफ ये क्या मिलेंगे आपको, गैसीय स्टेट में देखने को मिलेंगे। और कुछ एक ऐसे भी होंगे जो आपको सॉलिड स्टेट में भी देखने को मिलेंगे और लिक्विड स्टेट में भी देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेटलॉइड्स की, तो मेटलॉइड की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, अगर फिजिकल स्टेट की बात करूं कि मेटलॉइड्स की स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं, तो मेटलॉइड्स हमें जनरली सॉलिड की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। जनरली हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो ये हुआ फिजिकल स्टेट के बेस पे डिफरेंशिएशन। और नेक्स्ट कैरेक्टर मैं लेता हूं पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है। तो जितने भी मेटल आपको मिलेंगे वो सारे के सारे कहां मिलेंगे, या तो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट हैंड साइड या मोस्टली लेफ्ट टू मिडल। लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे सारे के सारे मेटल, और या फिर आपको पीरियोडिक टेबल में बीच में आपको देखने को मिलेंगे। जबकि नॉन मेटल आपको कहां देखने को मिलेंगे, राइट साइड। कहां देखने को मिलेंगे, राइट साइड में। पीरियोडिक टेबल की जो राइट साइड है, जहां पी ब्लॉक एलिमेंट आपको दिखाए हुए हैं, वहां आपको क्या मिलेंगे, नॉन मेटल। जबकि मेटलॉइड्स आपको कहां मिलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जहां प्रेजेंट, सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट जहां प्रेजेंट है, नॉन मेटल जहां प्रेजेंट है, उनके मिडिल में आपको देखने को मिलेंगे। तो पोजीशन की बात करूं पीरियोडिक टेबल में कहां देखने को मिलते हैं, तो ये
लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलते हैं, जबकि नॉन मेटल राइट हैंड साइड में देखने को मिलते हैं, और मेटलॉइड्स आपको मिडल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं डेंसिटी की। देखिए फिजिकल स्टेट की बात करें तो पैकिंग पे भी आ जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात किसकी कर लेता हूं, डेंसिटी की। तो मेटल, क्योंकि देखिए हार्डनेस कैरेक्टर इनमें देखने को मिलता है, ये एक दूसरे में क्लोजली पैक, इनके एटम्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता। इसी वजह से यूं कह सकते हैं कि अगर डेंसिटी की बात करें तो मेटल वो होते हैं जो हाईली डेंस होते हैं। इनकी डेंसिटी, कुछ ऐसे भी एग्जांपल हैं जिनकी डेंसिटी आपको कम देखने को मिलेगी, जैसे सोडियम है, सॉफ्ट है वो, पोटाशियम है, सॉफ्ट है वो, और जिनकी हाई देखने को मिलेगी, हाई की बात करूं, लेड है, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी की चीज है, ऐसे टंगस्टन है, ये बहुत हाई डेंसिटी का है। तो ये सारे वो हैं जो आपको मोस्ट ऑफ केस में, अगर मेटल की बात करूं, डेंसिटी की बात करूं, तो आपको वेरी हाई डेंसिटी देखने को मिलेगी। जबकि इनकी बात करूं, नॉन मेटल वो होंगे जिनकी सबसे पुअर डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये मोस्टली गैसी स्टेट में है, तो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी आपको क्या मिलेगी, पुअर मिलेगी। जबकि मेटलॉइड्स में आपको यूं कह सकते हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, इसलिए आपने लो कैटेगरी के अंदर इसको कंसीडर कर लिया। तो ये हमने किसके बेस पे डिफरेंशिएट किया, अब हमने देखा कि डिफरेंस ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी। क्लियर। अब मैं बात करता हूं, अगर मैं मिक्सिंग विथ मेटल्स, मेटल के साथ मिक्स कर दूं तो क्या बनेगा। देखिए मेटल को मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाए, मेटल को मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो एलॉय बनता है। मैं फिर कहता हूं, मेटल को अगर मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो एलॉय बनता है, और नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ट्रांजिशन, तो हम मैं कह सकते हैं कि ये, देखिए एक एग्जांपल देता हूं पहले, इसको समझाने से पहले। स्टील आपके पास एक एग्जांपल होता है। आयरन और स्टील में क्या फर्क है, आयरन के एटम्स जब एक दूसरे में क्लोजली पैक होते हैं तो उनके बीच में कुछ स्पेस रह जाता है, और हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए उस स्पेस को ऑक्यूपाई करना होता है। हम उस स्पेस में आयरन से छोटे साइज का एटम, खासकर कार्बन की बात करता हूं, कार्बन को एज ए इम्प्योरिटी के तौर पे डालते हैं, और वो जाके उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसको यूं देखिए, मान लीजिए ये आपके पास आयरन के एटम है और क्लोजली पैक है, सपोज कर लीजिए, और क्लोजली पैक है। ये देखिए आप ये डिस्टेंस, ये स्पेस देखिए, ये अब ये खाली रह गया, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब हमने क्या कर दिया, कार्बन डाल दिया, और कार्बन का साइज छोटा है, सपोज करो ये कार्बन है, वो इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। ये देखिए, तो ये क्या चीज डाल दी, सपोज हमने कार्बन। अब कार्बन डालने से ये जो कंपाउंड बन गया, दैट इज द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो देखिए नॉन मेटल को अगर मेटल के साथ मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाता है। जबकि मेटलॉइड्स के साथ मिला दिया जाए तो एलॉय ही बनता है। तो एलॉय में क्या होता है, मेटल को मेटल से रिप्लेस किया जाता है, जबकि
इंटरस्टिशियल कंपाउंड में, मेटल में नॉन मेटल डाला जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इनके ऑक्साइड की। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मेटल जितने भी होते हैं उनका ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। मतलब अगर इनको पानी में डाल दिया जाए तो ये बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन मेटल की बात करें, इनका एसिडिक ऑक्साइड होता है। और अगर इसकी बात करें, मेटलोइड की बात करें, तो ये एम्फोटेरिक होता है। अब इसको भी समझा देता हूं। आज मान लीजिए मेरे पास क्या चीज है, सोडियम ऑक्साइड Na2O, और मैंने इसे क्या किया, पानी में डाल दिया। पानी में डालने से बन गया NaOH, और NaOH क्या चीज है, एक बेस है। तो सोडियम का ऑक्साइड क्या हुआ, बेसिक ऑक्साइड हुआ। ऐसे ही मान लीजिए कि मेरे पास एग्जांपल है, सपोज करिए Cl2O7, मैंने पानी में डाल दिया, फाइनली HClO4 समथिंग एसिड बनेगा। और जो एसिड में कन्वर्ट होता है वो चीज क्या है, वो है एसिडिक ऑक्साइड। ऐसे ही अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं वो एम्फोटेरिक होता है। और एम्फोटेरिक वो चीज होती है जो दोनों तरह से बिहेव कर सके, एसिड की तरह भी बिहेव कर सके, एज वेल एज बेस की तरह भी बिहेव कर सके। तो ये हमारे पास डिफरेंस। अब एक एग्जांपल पर और चल लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। और एग्जांपल की बात करूं तो मेटल के मेरे पास जितने भी एग्जांपल ले सकते हैं, मेटल की बात करें हमारे पास हुआ सोडियम, पोटासियम, लेड, टिन, आयरन, निकल, जिंक एटसेट्रा। तो हमारे पास क्या हुआ, ये एग्जांपल हुए मेटल्स के। अगर नॉन मेटल की बात करूं तो क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एटसेट्रा, ये सारे क्या हुए, नॉन मेटल के एग्जांपल हुए। और जबकि मेटलॉइड की बात करूं तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, तो ये सारे क्या हुए, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, इसके अलावा आर्सेनिक हुआ, ये सारे क्या हुए, एग्जांपल मेटलॉइड्स के। तो देखिए हम बात कर रहे थे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पहले कहा कि मैटर जो होता है वो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर 3 टाइप का होता है। उसमें से एलिमेंट क्या चीज होती है, एलिमेंट हमेशा क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की जो सिर्फ एटम से मिलके बना होता है। अब यहां हमने डिस्कस किया कि खुद एलिमेंट 3 टाइप का है, तीनों को हमने डिफरेंस के बेस पे देखा। तो सबसे पहला डिफरेंस हमने देखा मेटेलिक कैरेक्टर के बेस पे। तो मेटल में बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर होता है जबकि नॉन मेटल में नहीं होता, और मेटलॉइड्स में कम डिग्री ऑफ कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। जबकि शाइनिंग सरफेस जो मेटल होते हैं उनका सरफेस शाइनिंग होता है, वो चमकते हुए आपको दिखाई देते हैं। जबकि नॉन मेटल की बात करें उनका डल सरफेस होता है। और मेटलॉइड्स की बात करें तो जनरली क्या होता है, उनका शाइनिंग सरफेस नहीं होता, लेकिन कुछ केस में उनका शाइनिंग सरफेस आपको देखने को मिल सकता है। और मोस्टली क्या होता है, शाइनिंग होता है, और कुछ केस में डल आपको देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद मैलिएबिलिटी हाईएस्ट किस्म देखने को मिलती है मेटल के अंदर। अगर डक्टिलिटी की बात करें, हाईएस्ट किस्म देखने को मिलती है आपको मेटल के अंदर। कंडक्टिविटी भी मेटल के अंदर। फिजिकल स्टेट मोस्टली ये हार्ड होते हैं, ये गैस है, और ये भी आपको सॉलिड देखने को मिलेंगे। तो मोस्टली हार्ड सॉलिड है। ये देखिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेटल देखने को मिलेंगे, राइट हैंड साइड में आपको नॉन मेटल देखने को मिलेंगे, और बीच में जो नॉन मेटल्स के बीच में एक छोटी सी स्ट्रिप है, वहां आपको क्या देखने को मिलेंगे, वहां मेटलॉइड्स हाईली डेंस होते हैं मेटल। अगर मेटल को मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो एलॉय बन जाता है, जबकि नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड देखने को आपको मिलेंगे। और इनके ऑक्साइड्स, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड आप एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि मेटलॉइड्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये डिफरेंस हुआ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। और इसके साथ ही हमने देखा कि एलिमेंट जो होते हैं वो क्या हैं और कितने
टाइप के होते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ये एलिमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूं, देखिए एलिमेंट के बाद हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड के बारे में। एलिमेंट के बाद हम बात करते हैं कंपाउंड की। सबसे पहले तो आप कंपाउंड क्या है ये समझिएगा। अब कंपाउंड, एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे पास है वाटर। वाटर, अब वाटर की जब बात करें तो हम कह देते हैं कि वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, और ये दोनों मिलके वाटर बना रहे हैं। तो ये दोनों मिलके, याद रखिएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कंपाउंड क्या चीज है इसको समझिए। मान लीजिए मैंने क्या लिया, एक कंटेनर है, एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने वाटर ले रखा है, पानी है। मैंने कहा इसका छोटे से छोटा पार्ट निकाल दीजिए, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। तो आप क्या करोगे, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। ये 2 हाइड्रोजन समझिए, और ये ऑक्सीजन। आप ये कहोगे कि ये वाला हिस्सा जो है सर, ये सबसे छोटा है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। दैट इज मोलिक्यूल। यहां मोलिक्यूल क्या हुआ, यह बात क्लियर है कि मोलिक्यूल एटम से मिलके बना होता है। लेकिन मोलिक्यूल खुद क्या है, बहुत सारे एक जैसे मोलिक्यूल अगर इकट्ठे हो जाए, दैट इज कंपाउंड। जो आपने ये ले रखा था वो कंपाउंड था। उसका सबसे छोटे से छोटा वो पार्ट जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता था, वो चीज आपके पास मॉलिक्यूल थी। आप एलिमेंट में और कंपाउंड में, एटम में और मॉलिक्यूल में डिफरेंस देखिए। मेरे पास एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। ऐसे ही एक है एटम और दूसरा है मॉलिक्यूल। देखिए एलिमेंट क्या हुआ है, एलिमेंट किससे बना है, एलिमेंट बना हुआ है फॉर्म्ड बाय सिमिलर एटम्स, और ये नेचर की नेचुरल फॉर्म है। ये नेचुरल फॉर्म है, ये देखिए। जबकि कंपाउंड किसका बना हुआ है, कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स वर्ड यूज किया है, एटम नहीं किया। अब इसमें और एटम और मॉलिक्यूल में क्या, अब एटम क्या चीज है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, जबकि मॉलिक्यूल क्या चीज है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। अब देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास आयरन की रोड है, इसका सबसे से छोटे से छोटा हिस्सा कौन हुआ, आयरन की रोड है। सबसे छोटे से देखो, मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास आयरन की रोड है, सबसे छोटे से छोटा हिस्सा क्या हुआ, आयरन की रोड जो है उसका सबसे छोटे से छोटा हिस्सा आयरन का ही एटम हुआ।
मैंने कहा मेरे पास तो कोई सोडियम का पीस है, आपने इसका छोटे से छोटा हिस्सा निकाला, वो सोडियम का एटम हुआ। तो एटम क्या चीज है? एटम आप देख सकते हो, सिमिलर एटम अगर कंबाइन हो जाए सारे मिलके क्या बना देते हैं? एलिमेंट बना देते हैं। लेकिन यहां बात कीजिए, यहां ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, और इन दोनों ने मिलके एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग यूनिट हाइड्रोजन गैस बना दी। अब हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल नेचर में मूव कर सकता है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट है। देखिए अगर मॉलिक्यूल की बात करूं, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एटम की बात करूं, ये नॉट इंडिपेंडेंट। देखिए ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। अब मान लीजिए आपने क्या कहा, ये देखिए आपने एक हाइड्रोजन अकेला है, एक ऑक्सीजन अकेला है, ये मिलके आपस में कुछ ही करके पानी बना ही लेंगे। एक हाइड्रोजन पड़ा है, एक कहीं Cl है, दोनों मिलके HCl में कन्वर्ट हो ही जाएंगे। इसका मतलब एटम की बात करें, ये हाईली रिएक्टिव होता है, जबकि मॉलिक्यूल इससे ज्यादा स्टेबल होता है। ये देख सकते हैं। तो हालांकि क्या है, इधर से देखें, बड़े लेवल पे देखें तो मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं, जबकि एटम मिलके क्या बना रहे हैं? एलिमेंट बना रहे हैं। तो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम है, जो खुद इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो सिमिलर भी कंबाइन हो सकते हैं, जैसे ये देखो, और जो डिसिमिलर भी कंबाइन हो सकते हैं, करके मॉलिक्यूल बनाएंगे। और मॉलिक्यूल का सब का बड़े लेवल पे अगर मॉलिक्यूल को देखें तो क्या है, जैसे पानी है, पानी तो नॉर्मल पानी उठाए, उसका सबसे छोटा पार्ट जो हमें चाहे आज दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज क्या है? दैट इज मॉलिक्यूल, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये मैंने आपको एक बार ओवरव्यू बता दिया कि एटम और मॉलिक्यूल में और एलिमेंट और कंपाउंड में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो हम बात कर रहे थे कंपाउंड की, हम उसको डिस्कस करना चाहते हैं अभी। देखिए देखिए अब मैं बात करता हूं कंपाउंड की। कंपाउंड दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे भी हम टेबुलर फॉर्म में ही ले लेते हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड थर्ड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे भी हम टेबल फॉर्म में ले लेते हैं। ये देखिए ये देखिए अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहली बात करें कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कंपोजिशन क्या है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने क्या लिया? कंपोजिशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इट इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, मतलब ओवरऑल जिसमें कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, कहने का मतलब समझिए, जिसमें कार्बन हो और कार्बन किससे जुड़ा हो?
हाइड्रोजन से जुड़ा हो, या तो हो ये, और या आप इसे हटा के कोई दूसरा एलिमेंट, मान लीजिए आपने कार्बन के साथ क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया या कुछ और, जिसमें एसेंशियल है आपको कि क्या चीज हो, कार्बन या उसका डेरिवेटिव हो, ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, जबकि इसमें कार्बन नहीं होता। अदर देन कार्बन, जैसे मान लीजिए इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास कैल्शियम, जैसे फास्फोरस एक्सेट्रा, ये सारे जिसमें मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होंगे। वो सारे के सारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। और यहां अगर एसेंशियलिटी की बात करें, एसेंशियल क्या है, कंपल्सरी क्या है, इसमें कार्बन मस्ट है। कार्बन के बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, लेकिन इसमें कार्बन इज नॉट एसेंशियल। कार्बन क्या है, नॉट एसेंशियल। ऐसा नहीं है कि जहां कार्बन होगा वो इनऑर्गेनिक ही हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कैल्शियम कार्बाइड या सिलिकॉन कार्बाइड की बात करता हूं, सिलिकॉन कार्बाइड, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हालांकि इसमें कार्बन है, क्योंकि ये सिलिकॉन जो है इसके साथ कंबाइन करके आयनिक है। तो खास बात क्या होती है, बॉन्डिंग की बात करूं, अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं तो नॉन इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें आयन नहीं होते, जिसमें चार्ज नहीं क्रिएट होता, जबकि ये वो होते हैं जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो इसमें कैसा बॉन्ड देखने को मिलेगा, इसमें आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ, और जबकि मोस्टली की बात चल रही होती है, ठीक है, और जबकि इसमें तो आपको कोवलेंट देखने को ही मिलेगा। तो इनऑर्गेनिक के अंदर आपको आयनिक एज वेल एज जो कोवलेंट दोनों देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात करूं सोल्यूबिलिटी की, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होंगे, जो पानी में डिसोल्व नहीं होंगे। ऐसा नहीं है सारे नहीं होंगे, कुछ एक एक्सेप्शन है, जो छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो डिसोल्व हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल। ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हाईली सोल्यूबल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन नहीं ये सारे हैं, कुछ सेपरेटली सोल्यूबल भी है, बेरियम सल्फेट वगैरह सारी चीज। तो ऐसा ये मोस्ट ऑफ, मैं फिर कह रहा हूं, ये मोस्ट ऑफ के लिए केस में हम डिफरेंस के तौर पे हम इसको लेते हैं। ऐसे ही बात करूं हार्डनेस की, देखिए हार्डनेस की बात करता हूं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बहुत ज्यादा हो, 15 से ज्यादा हो, ऐसे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि इससे नीचे जैसे बहुत कम कार्बन, जैसे एक कार्बन है CH4 है, मीथेन है, 2 कार्बन है, इथेन है, 4 तक है, ब्यूटेन है, ये सारी गैसेज है। उसके बाद आप बात करें, कुछ मॉलिक्यूल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो सॉलिड है, जो सॉरी लिक्विड है, उसके बाद जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बहुत ज्यादा होते चले जाएंगे, तब जाके वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो मोस्ट ऑफ बात करें तो ये गैसीय स्टेट में है, अगर कार्बन बढ़ते जाए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा कार्बन आपको देखने को मिलेगा तो ये सॉलिड में आपको देखने को मिलेगा। जबकि इनकी बात करिए, मोस्ट ऑफ केस में आपको सॉलिड में देखने को मिलेंगे, बहुत कम केस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहां ये क्या हो, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। यस, ये देखिए, तो ये हमारे पास क्या चीज हुआ, ये फिफ्थ डिफरेंस देखने को मिला। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करता हूं, सोर्स। सोर्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट ऑफ हमें लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं। लिविंग थिंग्स की बात करें, हम देखते हैं हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है, ऑर्गेनिक है, ये सारी कहां से मिलती है, हमें प्लांट से मिलती है और एनिमल से मिलती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं, इनका सोर्स। जबकि इनके सोर्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। जबकि इनका सोर्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे आपको रॉक से, जैसे नमक है, ये सारी चीजें, साल्ट वगैरह सारी चीजें आपको रॉक से मिलती है, आपको समुद्र से मिलती है, आपको लेक से मिलती है, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। एटमॉस्फेयर से, हवा में आपको गैसेस देखने को मिलेगी, वो सारी इनऑर्गेनिक आपके पास है। और लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं,
अगर इसके एग्जांपल आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल्स, मीथेन गैस, एलपीजी, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ऑर्गेनिक के हैं। जबकि उनकी बात करें तो नमक, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट, ऐसे जितने भी एग्जांपल आप लेना चाहो वो सारे किसके हैं, इनऑर्गेनिक चीज के एग्जांपल होंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए अब हमने क्या डिस्कस किया कंपाउंड के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस था, और एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस था, ये भी हमने देखा, ठीक है। और अब हमने डिस्कस किया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। खास बात याद रखिएगा, कार्बन असेंशियल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन होगा या कार्बन का डेरिवेटिव होगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा यहाँ पर। और खास बात होगी इसमें कोवलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वहां आपको देखने को क्या मिलता है, मोस्ट ऑफ केस में आपको आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है, ये पानी में सोल्यूबल नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मान लीजिए ऑयल की बात कीजिए, पानी में डाल दीजिए, ऊपर लेयर की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट करना भी इनको कर सकते हैं, जबकि इसको सेपरेट करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और अब हम चलते हैं किस पे, लास्ट मिक्सचर के ऊपर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर की। देखिए मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहले मैं मिक्सचर के बारे में बता देता हूं, मिक्सचर क्या चीज होती है। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में आपने मिक्स कर दिए, और मिक्स करने के बाद इंडेफिनेट जिसमें आपको पता ही नहीं कि कौन सी चीज कितनी मिक्स है, दैट इज द मिक्सचर। कंपाउंड में एटम डेफिनेट रेशियो में जुड़ते हैं, ये बात याद रखिएगा। कंपाउंड की बात करो तो डेफिनेट रेशियो में एटम्स कंबाइन होते हैं, जबकि मिक्सचर में जो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं वो इनडेफिनेट रेशियो में होते हैं। तो देखिए तो मिक्सचर क्या चीज है, पहले मिक्सचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टू और मोर मॉलिक्यूल्स, इस बार आपने कंपाउंड को मिक्स किया है, जो मिक्स्ड हैं इन इनडेफिनेट रेशियो। तो किसमें मिक्स है, इनडेफिनेट रेशियो में मिक्स है। ऐसी चीज क्या चीज है, ऐसी चीज हमारे पास होती है मिक्सचर। अब मिक्सचर जैसे मैंने कहा कि दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज heterogeneous mixture. First is homogeneous mixture and second is the heterogeneous mixture. अब homogeneous mixture और heterogeneous mixture में क्या डिफरेंस है, देखिए हम कौन कौन से पॉइंट ऑफ डिफरेंस लेंगे यहां। देखिए
होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं सबसे पहले कंपोजिशन के बारे में। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने क्या किया, पानी लिया और इसमें आपने शुगर ऐड कर दी, थोड़ा सा आपने नमक ऐड कर दिया, कोई रेशियो नहीं है कितना ऐड कर दिया, आपने थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया और इसको यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारा मिक्स हो गया और सॉल्यूशन तैयार हो गया। आपने इस सॉल्यूशन का एक सैंपल यहां से उठाया, एक यहां से, एक यहां से और एक मान लीजिए यहां से उठाया। आपने क्या देखा, हर सैंपल की कंपोजिशन, जो आपने 4 सैंपल ले लिए मान लीजिए, इन चारों सैंपल में जितना साल्ट है उतना ही क्या है ना, सॉरी, जितना साल्ट है और जितनी शुगर है वो सभी की सेम है। ये देखिए, इसका मतलब चारों ही सैंपल की कंपोजिशन की बात करूं वो सेम होगी, चाहे पूरे सॉल्यूशन में से कहीं से सैंपल उठा लीजिए, कंपोजिशन आपको क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलेगी। तो कंपोजिशन की बात करूं तो होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो इसमें पूरे थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंपोजिशन ऑलवेज सेम मिलेगी। अब मिक्सचर की बात करते हैं कि मिक्सचर बात करते ही हमारे माइंड में जो मिक्सचर मार्केट में जो हम स्नैक्स के तौर पे खाते हैं वो माइंड में आता है। तो उसमें देखिए बहुत सारे आइटम्स मिक्स होते हैं, वो सारे आइटम्स क्या इक्वल मिक्स है, जैसे भुजिया है या उसमें कोई सीरियल्स है, कोई और चीज़ है, मान लीजिए, क्या वो इक्वल मिक्स है? क्या बिल्कुल नहीं है। आप सैंपल उठाइए, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कोई चीज़ ज़्यादा कोई चीज़ कम आपको देखने को मिलेगी, तो वो मिक्सचर है। जहां आपको जो कंपोनेंट्स मिक्स करके दिए हैं वो कोई डेफिनेट रेशियो में नहीं दिए और वो भी सारा यूनिफॉर्मली नहीं है, कहीं ज़्यादा चीज़ मिलेगी कहीं कम मिल जाएगी। वो चीज़ आपके पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर की बात करूं तो इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलेगी। अगर थ्रू आउट कंपोजिशन आप देखने को मिले कि पूरे सैंपल में, पूरे सॉल्यूशन में से कहीं से भी अगर थ्रू आउट कंपोजिशन देखने की बात करूं तो क्या होगा, यूनिफॉर्म देखने को मिले तो समझिएगा वो होमोजीनियस मिक्सचर है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, सारी जगह इक्वल कंपोजिशन नहीं है, तो समझ लीजिएगा वो क्या चीज है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो वो चीज क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आप इसमें ना इसको एक एग्जांपल से, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को एक एग्जांपल से लीजिए। मान लीजिए ब्रेड आपके पास है, ब्रेड का कोई सैंपल है, आपने टेस्ट ट्यूब में ब्रेड डाल के छोड़ दिया, देखिए थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ब्लड में प्रेजेंट जो आरबीसी है वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर एक लिक्विड सा आ जाएगा येलो कलर का। इसका मतलब नीचे जो कंपोजिशन है वो और ऊपर जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं है। तो ऐसा जो मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्म ना हो, तो ऐसी चीज क्या होती है, ऐसी चीज होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। है तो मिक्सचर ही, उसमें कई चीजें मिक्स है। जैसे मान लीजिए ब्लड की बात करें तो इसमें बहुत सारी प्लेटलेट्स जो है वो मिक्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और सिनोफिल, बहुत तरह की सेल्स उसमें मिक्स है, मिनरल्स है, हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन के पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड के पार्ट है, बहुत सारी चीजें मिक्स है, लेकिन सारी यूनिफॉर्म नहीं है कि इतनी ही है, विटामिन उसमें है, वो सारी चीज है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। हर जगह से उठा के देखो आप, अलग अलग कंपोजिशन वहां देखने को आपको मिलेगी। तो ये चीज क्या हुई, हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हुआ। अगर इनके पार्टिकल्स की विजिबिलिटी की बात करें, सेकेंड डिफरेंस इज द विजिबिलिटी ऑफ देयर पार्टिकल्स। तो देखिए जो होमोजीनियस मिक्सचर, सारा कुछ मिक्स होने के बाद आप उनके पार्टिकल को नेक्ड आई से देख नहीं सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो विजिबिलिटी का मतलब ये क्या होते हैं, विजिबल है बाय नेक्ड आई, नहीं सॉरी, नॉन विजिबल बाय नेक्ड आई। आप आंखों से देखने की कोशिश करें तो नहीं दिखेंगे, जबकि ये वाले क्या है, ये वाले आपको विजिबल मिलेंगे। तो इनके पार्टिकल्स आप आसानी से देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि फेज की बात करें, किस फेज में होते हैं, जिसमें मिक्स कर दिया जाएगा, जो सॉल्वेंट ले लिया जाएगा, या फेज क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये सॉलिड था, ये सॉलिड था, पानी में मिक्स किया, तो मिक्स होने के बाद सारा का सारा लिक्विड हो गया।
तो फेज की बात करें तो ये क्या होते हैं, पूरा का पूरा सेम फेज में हो जाता है। जो सोलवेंट का फेज है वैसा हो जाता है, लेकिन इसमें फेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। मान लीजिए आपने थोड़ा ऑयल मिक्स कर दिया तो ऊपर तैरने लग जाएगा, एक लेयर ऊपर बन जाएगी, एक लेयर नीचे बन जाएगी, जिसको आप आसानी से सेपरेट भी कर पाओगे। तो ये क्या था। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अलावा, देखिए हमारे पास आ गया, मान लीजिए सेपरेशन की बात करते हैं, ठीक है, या पार्टिकल के साइज की बात करते हैं। पहले पार्टिकल के साइज पे आइए। देखिए अभी मैंने कहा विजिबिलिटी ये दिखाई नहीं देते, ना देने का रीजन क्या है कि ये जाके टूट के इतने ज्यादा मिक्स हो चुके हैं, इतने छोटे हो चुके हैं कि चारों तरफ से सॉल्वेंट ने उसको घेर लिया है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। तो इसमें पार्टिकल का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो उसमें पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं, तो मिक्स होने के बाद उनका साइज क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। लेकिन इसमें जो पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये पार्टिकल बड़े साइज के होने की वजह से हमें नेक्ड आई से दिखाई दे जाते हैं। अब साइज बड़ा है तो आसानी से आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। अगर ये बात करें तो सेपरेशन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट इज सेपरेशन, ये सेपरेट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्योंकि यूनिफॉर्मली है तो इसको अलग करना आसान नहीं होगा, तो इसकी सेपरेशन क्या हो जाएगी, नॉट इजी, दैट इज डिफिकल्ट है। क्योंकि मिक्स होने के बाद अब शुगर का सॉल्यूशन मान लीजिए आपने बना लिया, आपने फिल्टर पेपर लिया और आपने ऊपर डाल दिया, तो वो क्या होगा, सारा का सारा चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि चीनी ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसका मतलब इसको अब सेपरेट करना सिंपल मेथड से डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें उसको सेपरेट करना थोड़ा सा क्या है, इजी है। मान लीजिए कि आप एक ऊपर ले रहे एक नीचे ले रहे, आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेशन की बात करें तो सेपरेशन होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करना आसान है। और ऐसे ही बात करिए लास्ट एग्जांपल की, तो मैंने पहले ही बता दिया, इसमें एग्जांपल आप किसका ले लीजिए, शुगर सॉल्यूशन के लिए। कुछ ऐसे एग्जांपल दे देता हूं जो एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। जैसे आपको कहा जाएगा एयर क्या चीज है, एयर में जितने भी गैसेज है थोड़ी देर बाद अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है, तो एयर को आप किस में काउंट करोगे, एयर को आप होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वहां काउंट करते हैं, ठीक है। अब रेन की बात करें, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कुछ भी है, आके अगर मिक्स हो गया तो जहां हमारे पास रेन आई है, सैंपल उठा के देख लीजिए, सारों की कंपोजिशन आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। जबकि अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, ब्लड हुआ, इसके बाद मिल्क की बात करते हैं, ये हुआ। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको कहे 24 कैरेट गोल्ड, और यहां लिखा जाए 22 कैरेट गोल्ड। इसमें देखिए 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर माना जाता है, सिर्फ प्योर। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो गोल्ड होता है नेचुरल फॉर्म में, अगर ये प्योरेस्ट फॉर्म में है तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें या यूं कहूं कि अगर सॉफ्ट होता है, अगर आप इसके ऑर्नामेंट्स बनाने चाहते हो तो आपको इसमें हार्डनेस चाहिए होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर मिक्स करके इसको हार्ड कर देते हैं। तो उसका कुछ कंटेंट कॉपर मिक्स करने के बाद अगर मिक्स हो गया तो वो इम्प्योर हो गया। देखिए इम्प्योरिटी आप ऐड कर चुके हो, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में चला जाएगा, क्योंकि फिक्स अमाउंट में आप उसको डिसॉल्व करके और यूनिफॉर्म नहीं होता तो दैट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर में चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये केमिकल कंपोजिशन हुई। ओवरऑल हम तीनों टाइप जो क्लासिफिकेशन के हैं वो देख चुके हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एलिमेंट के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया कंपाउंड, और लास्ट हमने डिस्कस किया मिक्सचर के बारे में। तो इसी के साथ हमारा जो ये लेक्चर है केमिकल जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कंप्लीट होता है। तो बेसिकली मैं आपको ये कहूँगा, आप डिफरेंस जो है मोस्ट ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिए जाएंगे, उन एग्जाम्पल के बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि उसको क्लासीफाई कर दीजिए। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे टैप वाटर, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल क्या दे दिया, एग्जाम्पल इज टैप वाटर। आपको पूछा जाएगा इसकी क्लासिफिकेशन बताइए। देखिए टैप वाटर वैसे फिजिकली क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिक्विड है, और केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्योंकि टैप वाटर में बहुत सारे मिनरल्स डिसॉल्व है जो कि कोई फिक्स अमाउंट के अंदर नहीं है, और सारा कुछ इक्वली डिसॉल्व होने के बाद वो होमोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे आपको एक एग्जांपल दे देंगे और कहा जाएगा कि इसकी क्लासिफिकेशन कीजिए।
आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन भी बतानी होगी और केमिकल क्लासिफिकेशन भी बतानी होगी, तो इसके एग्जाम्पल जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसके साथ हमारे लेक्चर जो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।